हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कूलम्स लॉ, यानी कूलाम के नियम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कूलाम का नियम क्या है और किन बातों पे निर्भर करता है और कूलाम के नियम का महत्व क्या है, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। फिर इसके बाद परमिटिविटी यानी कि माध्यम की जो विद्युतशीलता है वो क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग विशेषकर कूलाम से नियम से रिलेटेड बातें करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो हेडिंग है वो कूलाम का नियम, कूलम्स लॉ, कूलाम का नियम। ठीक है ना, कूलम्स लॉ। ठीक, देखिए अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक को हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और दूसरे को हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं। और हमने ये भी देखा है कि जो प्लस प्लस चार्ज है, जो पॉजिटिव पॉजिटिव यानी सिमिलर जो चार्ज है, उसमें प्रतिकर्षण रिपल्शन होता है, और जो अनलाइक चार्ज है जैसे प्लस माइनस है तो उसमें अट्रैक्शन होता है। ठीक है ना, अब तक तो हमने जाना कि समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। हम ये जानते हैं कि इनके बीच फोर्स लगता है, चाहे वो प्रतिकर्षण का लगता हो चाहे आकर्षण का लगता हो। इसमें हम लोग क्या, कूलाम के नियम क्या है, कूलाम ने क्या किया था कि वो जो फोर्स लगता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को किस फोर्स से खींच रहा है, या एक चार्ज दूसरे चार्ज को कितना रिपेल कर रहा है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो कूलाम ने बेसिकली मैग्नीट्यूड, जो फोर्स दोनों के बीच लग रहा है, वो मापने के लिए फार्मूला दिया, जिसे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, चूँकि एक पदार्थ, जो सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है दो होती है, एक उसकी प्रॉपर्टी होती है मास और एक होती है उस पर चार्ज। तो इसके पहले जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम था, उसने एक नियम दिया था, उसी से कूलाम भी प्रभावित थे। हालांकि वो उन्हीं का नियम जो है, इनका जो नियम है उसी से मिलता जुलता है। तो उन्होंने जो फोर्स दिया था गुरुत्वाकर्षण के लिए, जो नियम दिया था न्यूटन ने, m1 m2 r², जहाँ पे m1 m2 क्या है, बॉडीज जो है उनके मास है, r उनके बीच की दूरी है, g एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो कूलाम ने भी इसी से प्रभावित थे। और चूँकि ये जो सब पदार्थ की जो प्रॉपर्टी होती है, दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक तो मास होता है उसके पास चार्ज भी हो सकता है। तो सिर्फ मास के कारण जो फोर्स लगता है उसी को गुरुत्वाकर्षण फोर्स करते हैं, और जो चार्ज के कारण लगेगा उसको हम लोग विद्युत बल कहते हैं। तो कूलाम ने इसी नियम से प्रभावित होकर के, हालांकि एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही अपना नियम दिया था, तो उन्होंने कहा कि जो दो बॉडीज हैं उन पे जो मास है, मास के कारण उस पर जो फोर्स लगता है, वो तो गुरुत्वाकर्षण ने दिया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो उस पर चार्ज है अगर, तो दो चार्ज बॉडी के बीच भी फोर्स जो लगेगा वो उनके जो मैग्नीट्यूड होंगे, यानी कि एक पे चार्ज मान लीजिए Q1 है और दूसरे पे चार्ज Q2 है, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा इनके गुणनफल के समानुपाती होगा। ठीक है ना, इनके जो मैग्नीट्यूड होगा, एक बॉडी का चार्ज दूसरे बॉडी का जो चार्ज है Q1 Q2 के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि दो चार्ज के बीच उन्होंने जो फोर्स का मापन किया तो वो इनके गुणनफल के समानुपाती आ रहा था, ऐसा नहीं कि इनके योग के समानुपाती आ रहा था। जैसे मान लीजिए कि ये जो है 3 कूलाम चार्ज है और ये भी 3 कूलाम है, तो इनका जो
दोनों के बीच 3 कूलाम चार्ज के बीच जो फोर्स आ रहा था वो 9 कूलाम आ रहा था। क्या आ रहा था? अगर उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, ठीक है ना। उस तरह से योग के बराबर नहीं आया था। उन्होंने ऑब्जर्व किया, अगर मान लीजिए इसको योग 3 प्लस 3 यानी 6 आना चाहिए था, लेकिन आ क्या रहा था? 9, मतलब उनके गुणनफल के समानुपाती था, यानी 9 आ रहा था। ठीक है। दूसरी चीज, दूरी का लेकर के भी देखा तो भी स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर जो लॉ है उसका भी फॉलो कर रहा था। ठीक है। मान लीजिए कि अगर दो 1 न्यूटन या 1 कूलाम के दो चार्ज हैं, उनके बीच की दूरी हमने आधा कर दिया, ठीक है ना। 1 मीटर थी पहले, अब ½ मीटर कर दिया। तो हुआ क्या था कि मान लीजिए अगर ये सिर्फ r दूरी के विरुद्ध क्रमानुपाती होता तो दूरी आधा करने पे फोर्स क्या होना चाहिए? दूरी कम करने पे फोर्स क्या होना चाहिए? दुगना हो जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या कि दूरी आधा करने पे फोर्स जो होता था वो 4 गुना हो गया, ठीक है। यानी कि स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती था यहाँ पे। यानी कि अगर आधा करने का मतलब क्या हुआ? दूरी 1/था तो 1/2, तो 2 ऊपर चले गए, दुगुना होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, इसके स्क्वायर के यानी कि 4 गुना हो गया फोर्स। तो ये बिल्कुल जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था उसके सिमिलर था, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस ये था। डिफरेंस क्या था कि जो गुरुत्वाकर्षण है वो मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं था, और ये फोर्स जो था वो मीडियम पे डिपेंडेंट करता था। इसीलिए जो वहां पे जी कांस्टेंट है उसके अलावा उन्होंने एक दूसरा कांस्टेंट दिया, जिसको हम यहाँ पे के डैश कहेंगे। हालांकि हमें किताबों में के लिखा हुआ है, तो हम के से दूसरी चीज प्रदर्शित करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम उसको के डैश करेंगे। ये डिफरेंट है, इनका जो कांस्टेंट आया था वो मीडियम पे डिपेंडेंट करता था, इसीलिए उन्होंने उसको उस कांस्टेंट के अलावा अलग कांस्टेंट रखा, और उसकी वैल्यू भी होती है, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो कूलाम का नियम क्या था कि उसके बहुत सारे इससे रिलेटेड इसका उपयोग है कि कूलाम का नियम जो है, दो जो चार्ज हैं वो लगता है तो उनको जोड़ने वाली लाइन के अनुदिश लगता है, ठीक है ना। एक रेखा के अनुदिश लगता है, चार्ज पॉइंट चार्ज होना चाहिए, यानी कि ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए लागू नहीं होता है, ठीक है ना। बड़े गोले, आवेशित गोले के लिए लागू नहीं होता, पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है। तो तमाम सारी भी फोर्स जो है दोनों आवेशों को जोड़ने वाली लाइन के अनुदिश अंदर या बाहर लगता है, ठीक है ना। तमाम सारी चीज़ें से रिलेटेड हम लोग धीरे धीरे इसके बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली उनका नियम क्या था? उनका नियम यही था कि दो बिंदु आवेश हो। यहाँ पे बिंदु आवेश क्या होते हैं वो भी बताएंगे, क्यों बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, सारी बातें करेंगे। तो बेसिकली बिंदु आवेशों के नियम क्या था? तो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो फोर्स है, विद्युत बल है, वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के क्या था? व्युत्क्रमानुपाती। तो हालांकि कूलाम के नियम से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उनको एक एक करके सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले चलिए उसका नियम क्या है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो कूलाम के नियमानुसार यहाँ लिखेंगे कि कूलाम के नियमानुसार दो बिंदु आवेश, अब हम आगे पढ़ेंगे बिंदु आवेश कहते हैं किसे हैं और क्यों लिया गया बिंदु आवेश। दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल है ना, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके
बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, उनके बीच की दूरी के वर्ग के, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिए, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, द्रव आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने दो पॉजिटिव चार्ज बिंदु टाइप का लिया, बिंदु आवेश, और यहाँ पे क्यूटी लिया, उनके बीच की दूरी r है। ठीक है, तो उनके नियमानुसार क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे कि नियमानुसार r दूरी पर स्थित, r दूरी पे स्थित दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के बीच लगने वाला विद्युत बल के बीच लगने वाला विद्युत बल F गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, या एक साथ इसको मिलाएं तो हम कहेंगे Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, अब समानुपाती का निशान हटाने पर एक आता है कांस्टेंट, जिसको हम लोग K डैश कहेंगे, Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। ठीक है ना, Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। अब जहाँ K डैश क्या है, समानुपाती नियतांक है, जिसे कूलम स्थिरांक भी कहते हैं। यहाँ भी लिखेंगे कि जहाँ K डैश एक समानुपाती नियतांक, जिसे कूलम नियतांक कहते हैं या स्थिरांक कहते हैं। चलिए स्थिरांक लिखेंगे, स्थिरांक कहते हैं। तो एक समानुपाती नियतांक है जिसे कूलम स्थिरांक या नियतांक कहते हैं। तो ये उन्होंने कूलम का नियम था। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग के डैश के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू किस मीडियम, मतलब किस पद्धति में, मापन की किस पद्धति में इसका मान क्या होता है और किस चीज पर यह निर्भर करता है। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं के डैश की। अगर सिर्फ कूलम का नियम आता है तो आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है ना, सिर्फ कूलम का नियम अगर आता है तो आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब के डैश की वैल्यू, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है गुरुत्वाकर्षण के नियम में जो जी होता है कैपिटल, नहीं, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। तो के डैश जो होता है, इस नियतांक का मान मापन की पद्धति पे निर्भर करता है। मापन की पद्धति मतलब हमने चार्ज को किसमें नापे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस को किसमें मापते हैं, उस पर डिपेंड करता है। नापने की जो सिस्टम होता है वो एमकेएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है। ठीक है ना, बहुत सारी सिस्टम प्रणालियां हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है, मापन की पद्धति पे भी मान मापन करता है। इस नियतांक का मान यहाँ पे रखेंगे इस नियतांक का मान मापन की पद्धति है ना, किस पद्धति में हमने सब चीजों को लिया है, दूरी को, चार्ज को, मापन की पद्धति। ठीक है ना, आवेश पर डिपेंड करता है, दूरी पर तो कर ही रहा है, दूरी। ठीक, मापन की पद्धति, आवेश, दूरी। अब आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति पर तथा आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये के डैश जो होता है इन चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, जबकि जी जो होता था वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था। ठीक है ना,
वो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो किसी भी मीडियम के बीच कराएं उस फोर्स में कोई परिवर्तन नहीं होता था, लेकिन यहाँ अगर मीडियम हम चेंज कर देंगे तो उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है, बदल जाता है। ये कूलाम का ऑब्जर्वेशन था कि ये मीडियम डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं कि किस किस सिस्टम में किस माध्यम में और किस पद्धति में के की वैल्यू क्या होती है। तो हमने ये देखा कि जो वायु माध्यम हो, यानी कि वायु माध्यम कह लेने का मतलब है एक तरह से फ्री स्पेस की बात करें यहाँ पे, तथा सीजीएस मीडियम की बात करें, सीजीएस पद्धति की, तो हमने देखा कि वायु माध्यम सीजीएस पद्धति में हमारा के डैश की वैल्यू 1 होती है। लेकिन अगर माध्यम वायु रखते हैं, वायु माध्यम, तथा एमकेएस पद्धति में अगर हम चीजों को रखते हैं तो हमने देखा कि के डैश की जो वैल्यू निकल के आई थी वो आती है 1/4πε0, ठीक है ना। और जिसकी वैल्यू जो होती है, अभी इसके बारे में भी बात करेंगे, 9 × 10⁹ और इसकी जो वैल्यू इसका मात्रक क्या होता है, Nm²/कूलम², ठीक है ना। माध्यम क्या होना चाहिए, एयर, किस सिस्टम में हम पद्धति में माप रहे हैं, एमकेएस, तो के डैश की वैल्यू ये आती है, ठीक है ना। ठीक, तो यहाँ पे तो 4π फुल्ली कांस्टेंट है, यही जो है मीडियम का नेचर यही है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, मीडियम की एक विद्युतशीलता है, विद्युत गुण है मीडियम का, उसी पर यह डिपेंड करता है फोर्स, कूलम फोर्स, दो चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है वो माध्यम के परमिटिविटी पर डिपेंड करता है। परमिटिविटी क्या है वो भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। ये माध्यम का एक विद्युत गुण है, ठीक। तो देखिए के डैश की वैल्यू किसमें किसमें क्या आ रही है, ठीक है ना। अब हम ये बात करते हैं कि हम वायु के अतिरिक्त कोई अलग माध्यम ले लेते हैं, वायु के अतिरिक्त किसी माध्यम में, है ना, वायु के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम को ले रहे हैं और मापने का सिस्टम क्या ले रहे हैं, एमकेएस, तथा एमकेएस पद्धति में, ठीक है ना। तो के की वैल्यू क्या होती है, वो आ जाती है 1/4πε। एप्सिलॉन नॉट के जगह अब क्या हो जाता है, एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था, ये फ्री स्पेस निर्वात यानी वायु की विद्युतशीलता है, और ये उस मीडियम की विद्युतशीलता है जिसमें हमने उस चार्ज को रखा है दोनों, तो ये मीडियम की है। इसके बारे में भी बात होगी, सापेक्ष विद्युतशीलता के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना, सबके बारे में बात होगी डिटेल में, ठीक है। या इसी को हम लिखते हैं, अभी आगे और ये समझ में आएगा कि इसको हम क्यों ये लिख दिया। तो इसी को देखिए के और एप्सिलॉन नॉट, इसीलिए हम वहां पे के डैश ले लिए, हालांकि के को ये भी लिया गया एप्सिलॉन आर, ठीक है ना। तो आप के डैश के जगह के लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो मैंने के लिया है उसके जगह आप एप्सिलॉन आर यूज कर सकते हैं अपने सुविधा के लिए, ठीक है। ठीक, ये होता है। अब होता क्या है यहाँ पे कि जहां के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक या सापेक्ष विद्युतशीलता, दो नामों से जानते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक है या सापेक्ष विद्युतशीलता, या माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है ना। या यहाँ पर ये भी चीज लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, अभी इनके बारे में हम जब डिफिनीशन पढ़ेंगे तो उसको लिखेंगे। ये निर्वात की विद्युतशीलता है,
अब इसकी वैल्यू के बारे में बात किया जाएगा। और ये एप्सिलॉन सिर्फ क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है ना। तो अब क्या है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो फोर्स है, ठीक है ना, वायु माध्यम ले लिया जाए और एमकेएस पद्धति में, है ना। अतः अब यहाँ पे देखेंगे कि वायु में तथा एमकेएस पद्धति में बल की बात करें तो इसे एफ नॉट लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका के डैश की वैल्यू अभी हमने देखा था ना, क्या आई थी, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और माध्यम में तथा एमकेएस पद्धति में बल क्या हो जाएगा, एफ, इसको चाहे तो एम कर दीजिए मीडियम में, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/, सिर्फ लिखिए, या तो फिर इसे लिख सकते हैं 4πε0 K Q1 Q2/r²। ठीक है, Q1 Q2/r²। ठीक, तो आप इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम लोग के एप्सिलॉन के बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसके मान क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है ना। चलिए, और डिफिनीशन क्या होती है, डिफिनीशन क्या दी गई है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने देखा क्या कि जो एफ नॉट जो आया था 1/4πε Q1 Q2/r² है, और ये मीडियम में जो फोर्स आया K Q1 Q2/r²। ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर हम इसमें इसको डिवाइड कर दें तो क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r², और यहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। तो कुछ सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, कट जाएंगी, और ये के ऊपर चला जाएगा, सिर्फ बचा के। ठीक है ना। तो जो के की वैल्यू होती है, अभी आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि के की वैल्यू जो होती है वाई के लिए 1 होती है। वाई के लिए क्या होती है, 1, मतलब है कि सबसे मिनिमम जो होता है वाई के लिए होती है, 1 होती है। अन्यथा किसी भी मीडियम के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 से ज़्यादा होती है। तो ये एयर में फोर्स है, यानी कि फ्री स्पेस निर्वात में या किसी मीडियम में, तो इसकी वैल्यू के की वैल्यू वाई के लिए 1 होती है। बाकी अन्य माध्यमों के लिए अभी हम देखेंगे कि 1 से अधिक होती है। तो यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए तो के की वैल्यू जो होती है किसी अन्य माध्यम के लिए, यहाँ पे लिख सकते हैं कि निर्वात के लिए जो है के = 1, तथा किसी अन्य माध्यम के लिए के ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है ना। तो हम किसी माध्यम से ही तुलना कर रहे हैं, तो यानी के की वैल्यू किसी अन्य माध्यम से के की वैल्यू 1 से अधिक होती है। तो जब के ग्रेटर देन 1 होगा तो ये चीज भी ग्रेटर देन 1 होगी। तो यहां से यह निकला ये। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि मैक्सिमम फोर्स, दो आवेशों के बीच मैक्सिमम फोर्स फ्री स्पेस में लग सकता है, बाकी किसी मीडियम में उसका फोर्स घट जाता है। ठीक है ना। इसका मतलब यही हुआ कि विद्युत बल का अधिकतम मान निर्वात में होता है। विद्युत बल का अधिकतम मान जो होता है किसमें होता है, निर्वात में होता है। ठीक है ना। किसी अन्य मीडियम में बल घट जाता है, कितना घट जाता है, के गुना घट जाता है।
अगर यहाँ से देखें तो अगर हम Fm निकालें तो F नॉट अपॉन के। देखिए के एक सापेक्ष विद्युतशीलता भी होती है, और के की वैल्यू जब भी निकालेंगे निर्वात में फोर्स नाप लेंगे, मीडियम में नाप लेंगे और दोनों में भाग देंगे तो हमारा के निकल जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं किसी मीडियम में जो फोर्स है वो के गुना कम हो जाता है, ठीक है ना। किसी मीडियम में, किसी माध्यम में विद्युत बल जो होता है के गुना कम हो जाता है, कहने का मतलब है कि उस माध्यम की जो विद्युतशीलता परावैद्युतांक होता है या सापेक्ष विद्युतशीलता जो होती है उतना गुना फोर्स कम हो जाता है, ठीक है ना, उतना गुना फोर्स कम हो जाता है। अभी हम बात करेंगे कि पॉइंट चार्ज क्यों लिया जाता है, मतलब इसकी लिमिटेशन के बारे में भी बात करेंगे कि पॉइंट चार्ज क्यों लिया जाता है, पॉइंट चार्ज होता क्यों है, ये नेचर क्या है इस बल का, ठीक है ना। ये एक लाइन के अनुदिश ही लगता है, केंद्रीय बल होता है, ठीक है। सबके बारे में चर्चा होगी धीरे धीरे, ठीक है। अब देखिए इस कांस्टेंट के बारे में अब हम लोग आगे बात ही करेंगे, ये कूलाम की परिभाषा की भी बात करेंगे, और कूलाम तो आवेश का मात्रक बहुत बड़ा होता है। और अभी हमने यहाँ पे देखा कि मीडियम की बात करें या फ्री स्पेस की बात करें तो ये जो एप्सिलॉन नॉट और या एप्सिलॉन आता है वो हमने देखा कि फार्मूले में ये फोर्स से व्युत्क्रम होता है, फोर्स से व्युत्क्रम होता है। तभी एप्सिलॉन की भी डिफिनीशन पढ़ा जाएगा कि एप्सिलॉन की डिफिनीशन क्या होती है, ठीक है ना। तो हमारा एक इसको मिटा दिया जाए तो कांस्टेंट आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन, अगर एक मीडियम की बात करें तो, ठीक है। ये उन्होंने कहा था कि पॉइंट चार्ज के लिए ही कूलाम का नियम सत्य है, लागू होता है। तो देखिए चार्ज है, आगे हम लोग पढ़ेंगे हालांकि धीरे धीरे उसकी थ्योरी की, जो हर चार्ज होता है उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है, हर चार्ज के चारों ओर विद्युत क्षेत्र, मतलब उससे रेज निकलती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं के नाम से जानेंगे। जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा है, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में नहीं पढ़ा है, फिर भी हम अगले टॉपिक में जो आगे आएगा विद्युत क्षेत्र उसमें पढ़ेंगे। तो चूंकि पॉइंट चार्ज है तो इसकी जो बाउंड्री होगी, अगर इससे रेस चारों तरफ निकलेंगी तो एक वो एक स्फेयर बनाएंगे, ये भी स्फेयर बनाएंगी, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि इससे जो रेज निकलती हैं वो चारों ओर जाएंगी, ठीक है ना। अगर इसका हम वो चीज लें एक तरह से क्या कहते हैं तरंगाग्र की बात करें तो ये एक स्फेयर बनेगा, ऐसे इसके चारों ओर एक स्फेयर बनेगा। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट चार्ज के चारों ओर कितना एंगल बनता है, सॉलिड एंगल जिसको हम लोग कहते हैं 4 पाई बनता है, ठीक है। और हमारा जो मीडियम में फोर्स जो हमारा आया था वो यही आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच जो फोर्स उन्होंने न्यूटन ने जो कूलाम ने बताया था कि इनको जोड़ने वाली लाइन के अनुदिश लगेगा, अलोंग द ज्वाइनिंग लाइन बिटवीन टू चार्जेस, इधर ना कि इधर ना इधर, चारों तरफ नहीं, बल्कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, ये उन्होंने अपने बात में कही। तो जाहिर सी बात है कि फोर्स को हमें इस डायरेक्शन में लेना है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। तो चूंकि देखिए कि चारों ओर जो वो अपने से जो उनकी जो रेज वो कह लीजिए कि जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो चारों दिशाओं में जा रहे हैं, तो कितने एंगल में जा रहे हैं 4 पाई, सॉलिड एंगल 4 पाई। लेकिन एक यूनिक डायरेक्शन लेना है कि फोर्स जो लगता है चार्ज के अलोंग लाइन के अलोंग लगता है, तो हम एक यूनिक डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो इसका जो वैल्यू इस डायरेक्शन केवल एक यूनिक डायरेक्शन में लेना है, ये क्या है,
ये जो क्षेत्र रेखाएं क्या है, क्षेत्र रेखाएं क्या है, इनका मैग्नीट्यूड, क्षेत्र रेखाओं का मैग्नीट्यूड हो तो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन का प्रभाव जो होता है चारों दिशाओं में ना लेकर के एक दिशा में इनका प्रभाव क्या हो जाएगा, जैसे चारों दिशाओं में प्रभाव जो है 4 पाई है, तो यूनिट डायरेक्शन में इसका प्रभाव क्या हो जाएगा 1/4 पाई हो जाएगा, ठीक है ना भाई। चारों दिशाओं में इसका प्रभाव चार्ज का 4 पाई एंगल में है, तो यूनिट डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में कितना होगा 1/4 पाई। और इस फार्मूले में देखो अपसाइलन भी आ गया है, तो ये क्या बता रहा है कि अपसाइलन भी इसके उल्टा है। इसका मतलब है कि वो जो यहाँ पे जो अपसाइलन है यहाँ पे लगा हुआ है, तो अपसाइलन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यानी कि मीडियम की परमिटिविटी अगर ये बढ़ा दिया जाए तो फोर्स क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसका मतलब इसके भी ये व्युत्क्रम में है, और यूनि डायरेक्शन लें तो 1/4 पाई आता है। तो ये पूरी चीज क्या है, कांस्टेंट है। तो ये चीज तो पूरी तरह से कांस्टेंट है, क्योंकि एक सॉलिड के चारों एंगल बदल नहीं सकता, ये मीडियम पे डिपेंडेंट है। तो मीडियम की जो विद्युतशीलता होती है उसके ये फोर्स व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसीलिए जो के डैश की वैल्यू हम ये ले लेते हैं, ये उस मीडियम की परमिटिविटी है जहाँ पे दोनों चार्ज रखे गए हैं, और ये जो पॉइंट चार्ज के चारों ओर का जो प्रभाव है उसका सॉलिड कितने सॉलिड एंगल है, मतलब घन कोण में कितना है उसका प्रभाव। तो चूंकि कूलम ने कहा था कि जो फोर्स है चार्ज को जोड़ने वाली लाइन के अनुदिश ही लगेगा, इधर उधर कहीं नहीं, इन दोनों को लाइन के अनुदिश लगेगा। तो जैसे जो प्रभाव इनका 4 पाई एंगल में था उसी प्रभाव को हम यूनिट डायरेक्शन में अगर लें, एक डायरेक्शन में, तो वो इतना हो जाएगा। और परमिटिविटी पे देखा गया कि जो मीडियम, अलग अलग मीडियम में इन फोर्स का मान जो है अलग अलग आता है। तो जिसकी परमिटिविटी ज्यादा होती है वहां पे देखा गया कि फोर्स का मान कम हो जाता है, और जहां पे परमिटिविटी कम होती है वहां पे जहां पे इसका मान ज्यादा आता है वहां पे फोर्स कम हो जाता है, जहां पे परमिटिविटी कम होती है वहां पे फोर्स बढ़ जाता है, यानी इसके भी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इसीलिए ये जो कांस्टेंट के डैश है उसकी वैल्यू इतनी ली जाती है, क्या ली जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो चूंकि परमिटिविटी का मान निर्वात में सबसे कम होता है और उसको यूनिट मान लिया गया, तो उसको अलग नाम दे दिया गया एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, अरे सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं, इसकी वैल्यू अभी हम कैलकुलेट करेंगे 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जो फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी आई, विद्युतशीलता, वो सबसे कम होती है और वो इतनी होती है। बाकी जितने भी मीडियम आए सबकी इससे ज्यादा होती है और उसको अलग नाम देते हैं ये, या इसको एप्सिलॉन नियम भी कह सकते हैं। एप्सिलॉन नियम का मतलब किसी मीडियम की, ठीक। तो इस तरह से इस कांस्टेंट को यहाँ पे लगाया गया, जिसमें 4 पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये नहीं है, ये माध्यम टू माध्यम बदलता रहता है, ठीक। तो यहाँ पे के डैश की वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन क्यों आया उसको हमने बता दिया, और यहाँ पे भी इसकी परिभाषा भी लिखेंगे कि ये इसकी डिफिनेशन क्या होती है। ये माध्यम की विद्युतशीलता है, ये अगर बढ़ती है तो फोर्स क्या होता है, घट जाता है, और ये घटती है तो फोर्स बढ़ जाता है, और सबसे कम होती है फ्री स्पेस या एयर, मान लीजिए लगभग इतनी होती है, बाकी मीडियम की परमिटिविटी से ज्यादा ही होती है, ठीक है। चलिए, तो कभी कभी प्रश्न में ये पूछता है, एक तरह से क्वेश्चन भी बना ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कि एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान बताइए, का मान, मात्रक तथा बीमा बताइए, बीमा बताइए, ठीक। मान, मात्रक तथा बीमा बताइए, ठीक है ना। तो अभी हमने लिखा, इसको हम लोग निर्वात की क्या कहते हैं, विद्युतशीलता, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि के डैश की वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही आती है ना, ठीक है, निर्वात की। और इसकी वैल्यू एमकेएस सिस्टम में हमने देखा था, तो ये आती है कैलकुलेट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये के डैश की वैल्यू होती है। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए एफ की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, तो हमें ये K चाहिए, तो ये दोनों का गुणा होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा तो कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इसकी यूनिट भी K डैश की वैल्यू यूनिट, लेकिन एमकेएस सिस्टम में, लेकिन निर्वात में। अब यहाँ से क्या करिए, हमको अपसाइलन चाहिए, हालांकि हमने इसकी वैल्यू लिख दी थी, लेकिन हम निकाल रहे हैं मात्रक भी हमने लिख दिया था, नहीं लिखा था, तो यहाँ मात्रक बीमा दोनों मिल जाएगी, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब इन दोनों से बात करेंगे, तो इस अपसाइलन को यहाँ लाइए, बाकी इधर ले आइए, तो देखिए 4 पाई गुणे 9 गुणे 10⁹, और ये भी उलट जाएगा तो हो जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए अपसाइलन ये हो जाएगा 36 पाई और गुणे 10⁻⁹ कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशन पे हमारा आता है कि 0.00885, या किताबों में 86 भी लिखा रहता है, 10⁻⁹ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट अगर यहाँ लाते हैं तो ये 3 माइनस बढ़ जाएगा, तो हो क्या जाएगा यहाँ पे 8.85 गुणे 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू है, याद रखिएगा, अक्सर सवाल लगाने में काम आएगा। ठीक है ना, देखिए मात्रक हो गया, उसकी वैल्यू हो गई। अब हम करेंगे इसकी बीमा की बात, तो बीमा के बाद इसके मात्रक से ही आ जाएगा। तो कूलम की बीमा, ये C की बीमा क्या होती है, AT स्क्वायर है, तो ऐसे हो जाएगी। न्यूटन बल का मात्रक है, तो उसकी बीमा याद रखें mL/T-2 होती है, और मीटर स्क्वायर है तो यानी L स्क्वायर हो जाएगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे एक तरह से, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, m ऊपर जाएगा तो m इनवर्स हो जाएगा, L स्क्वायर है L क्यूब हो जाएगा, लेकिन ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा। यहाँ T स्क्वायर है, ये -2 पावर उधर जाके प्लस हो जाएगी, T⁴ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर। ये इसकी बीमा निकल के आती है। ठीक है ना, तो आपने इसका मात्रक भी देखा, वैल्यू भी देखा, बीमा भी देखा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो विद्युतशीलता के डिफिनेशन की। ठीक, चलिए तो देखिए विद्युतशीलता की डिफिनेशन की बात करेंगे, यानी अपसाइलन मीडियम, किसी मीडियम की विद्युतशीलता को कैसे डिफाइन करेंगे। माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता जिसको अपसाइलन सिर्फ कहते हैं, या एप्सिलॉन नॉट, और यम मतलब मीडियम, जिसको हम परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहते हैं। ठीक है ना, तो अभी हमने देखा था कि जो निर्वात की परमिटिविटी होती है उसकी वैल्यू क्या है, कैलकुलेट किया हमने, कैलकुलेट किया, और उसकी यूनिट क्या है वो भी कैलकुलेट किया, और उसकी बीमा कैलकुलेट किया। तो हमें किसी माध्यम की अगर विद्युतशीलता को डिफाइन करना है, तो एक चीज़ हमने अभी भी देखा था कि जो मीडियम परमिटिविटी मतलब परमिट, तो कहने का मतलब है कि परमिट नहीं करती है, ऐसा नहीं कि परमिटिविटी से परमिशन देती है ज़्यादा फोर्स लगाने की, उसका उल्टा मतलब है कि परमिटिविटी का मतलब है कि ये दो किसी मीडियम में जो दो आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स का परमिट नहीं करती। ठीक है ना, अगर इस परमिटिविटी बढ़ाते जाते हैं तो ये फोर्स को क्या है, कम करते जाते हैं। ठीक है ना, इसको माध्यम की विद्युतशीलता हम लोग कहते हैं। तो देखो विद्युतशीलता और दो आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो कहने का मतलब अगर इसको हम डिफाइन करें तो कुछ इस तरह से कहेंगे कि किसी माध्यम में स्थित, किसी माध्यम में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का परिमाण, के बीच
लगने वाले विद्युत बल का परिमाण माध्यम के जिस विद्युत गुण के माध्यम के जिस विद्युत माध्यम के जिस विद्युत गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्रमानुपाती होता है, माध्यम के जिस विद्युत गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है उस विद्युत गुण को ही हर माध्यम का अपना एक विद्युतीय गुण होता है, उसी को विद्युतशीलता कहा जाता है, जो कि फोर्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि उसका मान अगर बढ़ता है तो फोर्स घटता है, तो उस विद्युत गुण को ही विद्युतशीलता कहते हैं, गुण को ही विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है ना, जो फोर्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी हम कह लें तो ये जो है, जो मीडियम में फोर्स लगा ये, ठीक है ना। तो हर मीडियम का अपना एक विद्युतीय नेचर होता है ना, जो कि अलग अलग होता है। जैसे कि पानी का अलग होगा, किसी तेल का अलग होगा, मतलब हर मीडियम का अपना विद्युतीय गुण अलग होता है, जो एक विशेष प्रकार का नेचर है जिसको विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है ना, जिसमें फोर्स जो होता है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स, वो उसके अनुसार घटता है। उसके अनुसार क्या है, घटता। वो फोर्स जो उनके बीच लग रहा है उसकी मात्रा को घटा देता है। ठीक है ना, तो इसलिए इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम बात करते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता को। सापेक्ष विद्युतशीलता, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको दो अक्षर से हम लोग देखेंगे, एक के या एक एप्सिलॉन आर। आर मतलब रिलेटिव, ठीक है ना। तो सापेक्षता जो होती है वो रेशियो होता, अनुपात होता है कि हम किसके सापेक्ष ले रहे हैं। तो जितनी भी मीडियम की विद्युतशीलता लेते हैं वो सब निर्वात के सापेक्ष लेते हैं, इसके निर्वात के सापेक्ष, ठीक है ना। तो निर्वात से सबकी तुलना करेंगे, और निर्वात की सबसे कम होती है, अभी हमने उसकी वैल्यू निकाली थी 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो सारे मीडियम की हम विद्युतशीलता जो हम किसके सापेक्ष लेंगे, निर्वात के सापेक्ष लेंगे, ठीक है ना। और k का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि एक ही राशियों का अनुपात होता है, तो इसे एक नंबर यानी एक संख्या द्वारा इसको प्रदर्शित किया जा सकता, और इसका निकालने का ही एक अपना महत्व होता है। इससे हम किसी भी मीडियम की डायरेक्ट जो है विद्युतशीलता ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता जिसको हम एप्सिलॉन m कह सकते हैं या एप्सिलॉन, किसी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन m तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को है ना सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं, सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है ना। इसे के अथवा एप्सिलॉन r से प्रदर्शित करते हैं, इसे माध्यम का परावैद्युतांक भी कहते हैं, इसे माध्यम का परावैद्युतांक भी कहते हैं, ठीक है ना। इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्यों नहीं, एक ही राशियों का अनुपात है, कोई मात्रक नहीं होता, इसे संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता, इसे संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता
इसे एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना, इसे एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक, तो सापेक्ष विद्युतशीलता याद रखना थोड़ा आसान होता है और हमें निर्वात थोड़ा, ये के की वैल्यू क्यों निकाले जाते हैं, क्योंकि के की वैल्यू को याद रखना थोड़ा आसानी होती है और हमें निर्वात की पता ही रहती है, तो हमें किसी मीडियम की विद्युतशीलता निकालना आसान होता है। अब जैसे हमें तो ये हम पहले से रटा रटाया, इसकी वैल्यू पता रहेगी और के की वैल्यू पता रहेगी, तो हम एप्सिलॉन एम मीडियम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमने लिखना चाहिए था, कोई मात्रक नहीं था, चलिए। तो इसलिए के बराबर क्या हुआ, एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट, और इसे हम एप्सिलॉन आर भी कहते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ से एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या होगी, के एप्सिलॉन नॉट, या इसी को एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, दोनों से यूज कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ बता दें कि अगर आप यहाँ से के ना दिखा करके एप्सिलॉन आर दिखाना चाहते हैं, तो जो आप मैंने के डैश दिखाया था उसकी जगह आप के दिखा सकते हैं। ठीक है ना, ये नोटेशन है अपना। ठीक, तो अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से दिया जाता है। तो देखिए अगर हमें के की वैल्यू या इसकी वैल्यू हमें याद करना भी आसान होता है, क्योंकि ये नंबर्स में होता, बहुत करेगा, 1 होगा, 2 होगा, 10 होगा, 80 होगा, 81 होगा, 100 होगा, पावर्स में नहीं होता, पॉइंट में नहीं होता। तो इस वैल्यू को हम याद रखेंगे, ये हमें ऑलरेडी पता रहेगा, तो हमें किस मीडियम का ये चीज़ पता रहेगा, उसमें इसको कैलकुलेट करके उस मीडियम का परावैद्युतांक, अरे सॉरी, यहाँ पर वो क्या नाम है, विद्युतशीलता आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इस चीज को आप लिख सकते हैं। ठीक, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हमारा के क्या आया, एप्सिलॉन एम आया, एप्सिलॉन नॉट आया। एक चीज का रेशियो है, इसकी वैल्यू कोई यूनिट नहीं होती। कुछ चीजों के लिए इसकी वैल्यू हमें पता है कि सबसे कम इसकी निर्वात के लिए होती है, निर्वात के लिए इसका मान सबसे कम होता है, क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए निर्वात में दो बिंदु आवेशों के बीच बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है। ठीक है ना, बाकी किसी भी मीडियम के लिए, जैसे कि आप जल के लिए बात करें, जल के लिए इसकी वैल्यू ली गई थी, तो जल के लिए 81 होती है। धातुओं के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, यानी दो बिंदु आवेशों के बीच की धातु की पट्टी रख दे तो उनके बीच लगने वाला फोर्स 0 हो जाता है। ठीक है ना, अभी इस सब के बारे में बात होगी कि इसका वैल्यू इनफाइनाइट क्यों होते हैं। के की वैल्यू 81 और निर्वात के लिए 1, या आप कागज के लिए इसकी वैल्यू अगर हम देखें, कागज के लिए, तो कागज के लिए ये लिखा हुआ है 3.5 होती। तो अब इसके हिसाब से हमें इन सभी मीडियम का अगर हमें विद्युतशीलता निकालना हो, तो एप्सिलॉन नॉट से खट से इसमें गुणा करिए, आप उस मीडियम की विद्युतशीलता को आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें ये नंबर्स याद रखना आसान है, उसको याद रखने के अपेक्षा ये तो मान लीजिए एक बार याद रखना होगा। ठीक है ना, बाकी सब में आप गुणा करते जाइए, आपको उस मीडियम की विद्युतशीलता पता हो जाएगी। ठीक है ना, उस मीडियम की क्या हो जाएगी, विद्युतशीलता पता हो जाएगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं, देख लेते हैं कि एक कूलाम की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, चलिए। अब फिर इस फोर्स का नेचर देख लेंगे हम, वहां पे हम। तो देखिए एक आवेश की, अगर हमें एक कूलाम आवेश की यहाँ से हमको परिभाषा देना है, एक कूलाम आवेश की परिभाषा अगर देना है तो हम यहाँ पे आराम से इससे दे सकते हैं एक कूलाम की परिभाषा। ठीक है ना, हमारा जो सूत्र है, अगर हम एयर की बात करें तो Q1 Q2 R²। ठीक है ना,
तो आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू जो है, हम क्या सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू अगर हम Q1 बराबर Q2 को 1 कूलम रख दें, R बराबर 1 मीटर रख दें, तो F नॉट की वैल्यू जो होती है वो हो जाएगी, एयर की बात करें तो 9 × 10⁹ न्यूटन, यही ना होगी। यानी कि अगर दो बिंदु आवेशों, एकांक दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो फोर्स अगर इतना न्यूटन होगा, तो प्रत्येक बिंदु आवेश का परिमाण 1 कूलम होगा, यही ना। यानी समान परिमाण के, यहाँ पे हमने समान परिमाण के लिया ना, तो समान परिमाण के दो बिंदु आवेशों के बीच लगने जो एकांक दूरी पर, यहाँ पे लिख सकते हैं कि अर्थात एकांक दूरी पर स्थित समान परिमाण के दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल 9 × 10⁹ न्यूटन हो, तो प्रत्येक बिंदु आवेश का परिमाण 1 कूलम होता है। तो प्रत्येक बिंदु आवेश का परिमाण जो होता है वो 1 कूलम होता है, ठीक है ना। कूलम जो है आवेश का, 1 कूलम जो है, कूलम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक होता है। 1 कूलम जो है या कूलम, ये आवेश का बहुत बड़ा मात्रक होता है, आवेश का, क्योंकि 1 कूलम आवेश किसी बॉडी को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अभी हम लोग आगे जो विभव वाला चैप्टर वहाँ खुद ही क्लियर करेंगे कि उसका बहुत ज़्यादा विभवांतर हो, उतना विभव पॉसिबल नहीं है। तो 1 कूलम आवेश किसी को दिया नहीं जा सकता, तो इसलिए आवेश कूलम का बहुत बड़ा मात्रक होता है, ठीक है ना। इसीलिए व्यवहार में छोटे मात्रक, इसीलिए व्यवहार में जो है छोटे मात्रक प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। तो कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं, तो आपका हो जाएगा मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो, पिको। यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मिली कूलम, यहाँ पे आप मिली कूलम 10⁻³ कूलम, 1 माइक्रो कूलम 10⁻6 कूलम, 1 नैनो कूलम 10⁻9 कूलम, 1 पिको कूलम 10⁻12। तो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको है। माइक्रो कूलम, मिली कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम का उपयोग हम करते हैं व्यवहार में, ठीक है ना। तो 1 मिली कूलम, 1 माइक्रो कूलम, 1 नैनो कूलम, 1 पिको कूलम। तो हम देखेंगे जब सवाल लगाएंगे तो इन यूनिट का वहाँ पे ज़्यादातर माइक्रो कूलम का यूनिट का वहाँ उपयोग किया जाएगा, ठीक है ना। पिको कूलम, माइक्रो, नैनो भी हो सकता है, मिली भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जो है वैद्युत बल के बारे में, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्थिर विद्युत बल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, हेडिंग है विद्युत बल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इम्पोर्टेंट बात है ना, क्या क्या बातें हैं इसकी, ठीक है ना। कहाँ लागू करेंगे, कहाँ नहीं लागू करेंगे, इसका बिहेवियर क्या होता है, ठीक। तो पहली बात है कि यह एक पारस्परिक बल है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम इसकी डायरेक्शन भी देखें। हालांकि हमने बताया था कि विद्युत बल की जो डायरेक्शन होती है बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अंदर या बाहर होती है। तो चलिए डायरेक्शन से ही लिख लेते हैं पहला, ठीक है ना। तो विद्युत बल की जो दिशा होती है
विद्युत बल की दिशा दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अंदर या बाहर होती है, अंदर या बाहर को होती है। अब अंदर का मतलब होता है कि अट्रैक्शन के लिए, बाहर का मतलब रिपल्शन, जब समान टाइप के चार्ज होंगे। जैसे मान लीजिए कि दोनों प्लस हैं तो यहाँ पे Q1, ये भी प्लस है Q2, तो यहाँ पे बाहर और यहाँ पे बाहर, ठीक है ना। ठीक, अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है Q1 ये, और दूसरा वाला जो है नेगेटिव है Q2, तो वही फोर्स अंदर की ओर लगेंगे। अभी देखिए, हम जो अभी इसका जो फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। चूंकि फोर्स एक सदिश राशि है तो इसे सदिश फॉर्म में भी लिखा जाएगा, उसका भी बड़ा महत्व है। तो हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये सदिश राशि है फोर्स ना, तो इसका मैग्नीट्यूड के साथ इसकी दिशा भी बताना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे हम केवल इसका मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। समझ लीजिए कि दोनों मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों परिमाण में सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। यहाँ भी डायरेक्शन सेम नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है। तो परिमाण में सेम, डायरेक्शन में विपरीत है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया वाले बल भी होंगे। और एक लाइन के अनुदिश लग रहे हैं, तो जो एक लाइन के अनुदिश लगते हैं उसको केंद्रीय सेंट्रल फोर्स भी कहा जाएगा, तो उसके बारे में भी बात होगी, ठीक है। तो आप दूसरी बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो ये पारस्परिक बल है। पारस्परिक बल मतलब है कि दोनों आवेशों पे समान रूप से लगता है, चाहे आवेश का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि यह एक पारस्परिक बल है, आपसी बल है, दोनों आवेशों पर समान रूप से लगता है, समान रूप से लगता है। अगर मान लीजिए कि आवेशों के परिमाण में अनुपात, अगर आवेशों में अनुपात यह हो, लिख दें कि यदि आवेशों के बीच, आवेशों का अनुपात अगर ये हो, मान लो 1:3 हो, ये इसका 3 गुना हो, ठीक है ना। तो इनके बीच लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा, तो इनके बीच लगने वाले बलों का अनुपात 1:1 होता है, ठीक है ना। तीसरी बात कर लेते हैं, यह क्रिया प्रतिक्रिया बलों का युग्म होता है। अभी हमने देखा खुद ही डायरेक्शन से, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन बराबर है, तो एक्शन रिएक्शन होता है। यह न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है, क्रिया प्रतिक्रिया बलों का युग्म होता है, ठीक है ना, बलों का युग्म होता है, ठीक है ना। क्रिया प्रतिक्रिया बलों का युग्म होता है। क्रिया प्रतिक्रिया बल दो बॉडी पर लगती हैं, बराबर मैग्नीट्यूड लेकिन विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर भी अगर हम इसको, ये फोर्स जो है हम आगे पढ़ेंगे इसका जो वेक्टर नेचर, तो हम देखेंगे वहाँ पे वेक्टर में अगर देखा जाए तो इस तरह से वेक्टर दिखाएंगे। तो यहाँ पे चिन्ह जरूर दिखाएंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होती। या इसको अगर मैग्नीट्यूड में दिखाएं तो 2:1 = 1:2, तो सिर्फ परिमाण दिखा रहे हैं, माइनस क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है ना। तो क्रिया प्रतिक्रिया का बल होता है, ठीक, बराबर होता है लेकिन डायरेक्शन में विपरीत होता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया बल भी तो मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, डायरेक्शन में क्या होता है, उल्टे होते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं इसको देखते हैं, ठीक है। चौथी बात क्या है,
चौथी बात है कि यह केंद्रीय बल होता है। अभी हमने बताया था कि यह एक केंद्रीय सेंट्रल फोर्स, एक केंद्रीय बल होता है। यह एक केंद्रीय बल होता है। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन के अनुदिश लगता है, क्योंकि एक ही रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है ना? इसलिए सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है, केंद्रीय बल भी कहा जाता है इसको। और देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जैसे संरक्षी बल होता है ना, वैसे ये भी संरक्षी बल होता है। तो विद्युत बल जो होता है एक संरक्षी बल होता है। क्या होता है? संरक्षी बल का मतलब क्या होता है कि इस बल के द्वारा, अर्थात इस बल के द्वारा दो बिंदुओं के बीच, इस बल के द्वारा दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को चलाने में किया गया कार्य जो होता है पथ पर निर्भर नहीं करता। किसी आवेश को चलाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता है ना, बल्कि आवेश के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। यानी कि आवेश द्वारा चले गए पथ पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आवेश की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर, प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था पर या स्थिति पर निर्भर करता, है। ठीक, यानी कि दो बिंदु के बीच अगर किसी चार्ज को चलाना है, विद्युत बल द्वारा जो काम किया जाएगा वो पथ पर डिपेंड नहीं करता है कि उसे किस रास्ते से ले गए, ठीक है ना, बल्कि वो किस पर निर्भर करेगा? वो निर्भर करेगा उसकी प्रारंभिक अवस्था क्या थी। जैसे यहाँ पे Q है और इसको किसी अन्य पॉइंट पर लेके आना है चार्ज को, और इस बल के अंतर्गत, ठीक है ना, तो इसकी पहली अवस्था लास्ट की अवस्था पे डिपेंड करेगा कि किससे, ये किस रास्ते से इसको लाया गया है, इस तरह से या ऐसे या ऐसे, ठीक है ना। दूसरी पोजीशन है यहाँ पहली, तो यहाँ पे W1, W2, W3 है, तो तीनों बराबर होगा किया गया था, ठीक है ना, क्योंकि वो पोजीशन पे डिपेंडेंट होगा। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो है वो पोजीशन अगर नहीं बदलेगी तब तक कार नहीं बदलेगा, चाहे हम किसी रास्ते से लेके जाएं। ठीक, तो चलिए छठवीं बात कर लेते हैं, क्या है कि ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यह बल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यह बल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो जब द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता तो होता क्या है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच, क्योंकि चार्ज सेम है, ठीक है ना, दोनों के बीच लगने वाला विद्युत बल समान होता है। लगने वाला विद्युत बल क्या होता है? समान होता है। ठीक, हालांकि जो विद्युत बल है ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत शक्तिशाली होता है, ठीक है ना, अगर इनकी मास की तुलना करें, है ना। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच सबसे ज़्यादा जो होता है देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच होता है, तो उसकी भी चर्चा आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि इनके मास के बीच जो लगेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल, इनके चार्ज के बीच जो लगेगा वो विद्युत बल। तो वो
देखा गया है कि विद्युत बल के मुकाबले जो है गुरुत्वाकर्षण बल के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। अब कितना कितना ज़्यादा होता है आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कितना गुना ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं हम लोग सातवें की, या जो भी है सातवां पॉइंट है कि यह बल बिंदु आवेशों के बीच लगता है। यह बल जो होता है विद्युत बल, कूलाम का नियम ये कहता है कि जो कूलाम का जो फोर्स होता है, यानी उसी को विद्युत बल कहते हैं, तो बिंदु आवेशों पे लागू होता है। यह बल बिंदु आवेशों पे लागू होता है, बिंदु आवेशों पर लागू होता है। ठीक है ना, बिंदु पॉइंट चार्ज पे लागू होता है। किस पे? पॉइंट चार्ज पे। आवेशित गोलों के बीच ये फोर्स अगर हम लगाएंगे तो कुछ डिफरेंट फोर्स आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये एक लाइन के अनुदिश काम करता है। ये क्या होता है? एक लाइन, जो दोनों आवेशों को जोड़ने वाली लाइन के क्या होता है? अनुदिश काम करता है। तो हम अगर गोले पर दो आवेशित गोलों के बीच भी हम फोर्स लगाने जाएंगे तो वहाँ हम उसको बिंदु आवेश के रूप में ही मान लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई गोला है, दो गोले हैं, अब इसका सेंटर से बीच की दूरी हमने देखा कि इतनी है। अब हमने क्या किया कि इस पे समान चार्ज है मान लीजिए, तो प्लस प्लस हमने इसको दिया, तो इधर देखिए प्लस मान लीजिए है, सपोज करिए इधर भी प्लस है। तो होता क्या है कि इनके प्रतिकर्षण के वजह से ये जो है इधर चले जाएंगे और ये भी उसके प्रतिकर्षण की वजह से सब कहाँ चले जाएंगे? इधर चले जाएंगे। अब देखें इन चार्ज से इन चार्ज की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ गई, तो फोर्स बदल जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये चीज हो जाए कि एक पर प्लस है पूरा और एक पर माइनस है, ठीक है ना, पूरा पूरा माइनस है और यहाँ पे पूरा पूरा प्लस है मान लीजिए, तो क्या होगा? प्लस माइनस का अट्रैक्शन होता है, तो सारे चार्ज कहाँ चले जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे अट्रैक्ट होकर के। तब भी देखिए उनके बीच की दूरी क्या होगी? घट जाएगी। प्लस प्लस हो जाते हैं तो दूर हो जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएंगे तो नज़दीक आ जाएंगे, तो उनके बीच लगने वाला बल दूरी के डिफरेंस से डिफरेंट टाइप का हो जाएगा। तो इसीलिए हम सारे चार्ज को एक पॉइंट चार्ज पे केंद्रित मान लेते हैं, तहाँ से उनकी दूरी फिक्स नापी जाए। तो इसीलिए जब भी ये लगता है ये पॉइंट चार्ज के बीच लगता है ना, बिंदु आवेशों पर लागू होता है। तो बिंदु आवेश क्या होते हैं? यहाँ पे नोट में वो नोट है, बिंदु आवेश किसे कहते हैं? बिंदु आवेश मतलब है कि ये जो आवेशों का जो आकार होता है, हम दो आवेशों को बिंदु आवेश क्यों कैसे मान लेंगे कि दो आवेशों का जो आकार होता है, साइज, इनकी जो बीच की दूरी है उसकी तुलना में बहुत कम होनी चाहिए, यानी कि दूरी बहुत अधिक होनी चाहिए। अगर दूरी बहुत अधिक है तो हम बड़ा वाला चार्ज भी क्या कर लेंगे? बिंदु आवेश माना जा सकता है, ठीक है ना। तो दो आवेशों का जो आकार होता है उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है ना। तो या ये कह सकते हैं कि दो आवेशों के बीच की दूरी उनके आकार की तुलना में अगर बहुत अधिक है तो उसे हम लोग बिंदु आवेश मान सकते हैं, ठीक है ना। तो बिंदु आवेशों का जो आकार है, या कह सकते हैं कि दो आवेशों का आकार इनके बीच की दूरी के तुलना में क्या होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए इतने बड़े हैं और ये पॉइंट है, अगर ये करीब करीब रहेंगे तो बड़े बड़े दिखेंगे, यानी बिंदु टाइप के दिखेंगे, लेकिन यही अगर बहुत दूर चले जाएं
तो एक दूसरे को देखेंगे तो वो किस टाइप के नजर आएंगे, बिंदु बिंदु टाइप के नजर आएंगे। ठीक है ना। तो आवेशों का आकार इनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होना चाहिए, या ये कह लीजिए कि आवेशों का आकार जो हो की तुलना में इनके बीच की दूरी बहुत अधिक होनी चाहिए। ये भी कह सकते हैं कि दो आवेशों के आकार की तुलना में इनके बीच की दूरी बहुत अधिक होनी चाहिए, तब वो हम बिंदु आवेश टाइप का मान सकते हैं। ठीक है ना। आठवीं बात क्या होती है कि ये जो है, आठवीं बात है कि कूलाम का नियम स्थिर बिंदु आवेशों पर ही लागू होता है। कूलाम का नियम जो होता है स्थिर बिंदु आवेशों पर ही लागू होता है, स्थिर बिंदु आवेशों पर ही लागू होता है। ठीक है ना। गतिमान आवेशों पर नहीं लागू होता है, गतिमान आवेशों पर नहीं लागू होता है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब आवेश गतिमान होने लगते हैं तो उसके विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होने लगता है, तो उनके बीच चुंबकीय बल भी लगने लगता है। तो इसीलिए हम विद्युत बल का कैलकुलेशन सही से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें हमें विद्युत बल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसीलिए कम स्थिर बिंदु आवेशों पर ही लागू होता है, गतिमान आवेशों पर नहीं लागू होता है, क्योंकि गतिमान आवेश के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय बल भी उत्पन्न होता है। ठीक है ना। और एक आवेश गतिमान अगर दूसरा स्थिर है तो ये नियम लागू हो सकता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि एक आवेश गतिमान हो तथा दूसरा आवेश स्थिर हो तो यह नियम लागू हो सकता है। कुछ कंडीशन रहेंगी। ठीक है ना। एक गतिमान हो लेकिन दूसरा स्थिर होना चाहिए, तभी इसको हम लागू कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए विद्युत बल कूलाम के नियम का महत्व की बात कर लेते हैं कि ये कूलाम का जो फोर्स होता है, विद्युत बल का महत्व या कूलाम के नियम का महत्व, ये विद्युत बल से रिलेटेड कुछ बातें थी कि आप इसे कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ नहीं, किनके बीच लगेगा। ठीक है ना। इनकी डायरेक्शन क्या होती है, तो इनके बीच में 7-8 पॉइंट हमने लिखवा दिया। ये इसका नेचर बिहेवियर होता है। ठीक है ना। ये इसकी लिमिटेशन भी है कि ऐसा ऐसा होता है। थोड़ा आवेश बिंदु होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। दोनों स्थिर होना चाहिए, ये सारी चीजें। अब महत्व के बारे में क्या है, कूलाम के नियम का महत्व या विद्युत बल का महत्व। कूलाम के नियम का महत्व, या इसको हम कह सकते हैं विद्युत बल का महत्व। तो देखिए ये जो कूलाम का नियम है या गुरुत्वाकर्षण का नियम विद्युत बल का, कहाँ पे ये काम करता है, ये एक तरह से अनकेन बल का काम करता है। यानी कि नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनको घूमने के लिए अनकेन बल प्रदान करता है। ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि यह बल नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय पथ पर चलने के लिए, वृत्तीय पथ पर चलने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। ठीक है ना। और यह बल छोटी दूरी से लेकर के बड़ी दूरियों पर लगता है। छोटी दूरी
यानी कि यह बल जो है छोटी दूरी देखिए कहाँ से कहाँ तक 10⁻⁻15 मीटर 10⁻⁻10 मीटर। छोटी दूरी मतलब उसकी जो रेडियस होती है एटम्स की, है ना, ये रेंज है। ये छोटी दूरी से लेकर इससे अगर हम छोटी दूरी करेंगे यानी तो वहां पे ये बल नहीं बल्कि नाभिकीय बल काम करने लगता है। तो इस दूरी से लेकर बड़ी दूरियों पर लागू होता है। इससे कम दूरी पर क्यों नहीं लागू होता है? इससे कम दूरी पर ये नाभिक का साइज है, ये परमाणु की साइज है। एक दूसरा बल आ जाता है जो इससे भी शक्तिशाली होता है, वो होता है नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। और नेचर में जितने भी बल होते हैं वो सब, जैसे कि श्यान बल हुआ, आपका घर्षण बल हुआ, आपका जो ससंजक बल, ससंजक बल, आसंजक बल, ठीक है ना, ससंजक आसंजक बल, ये विद्युत बल ही हैं होते हैं, ये विद्युत बल ही होते हैं। क्या होते हैं? श्यान बल, घर्षण बल, ससंजक बल, आसंजक बल, ये सब विद्युत बल होते हैं। इन सब के लिए कूलाम का नियम महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। इन सब के लिए कूलाम का नियम महत्वपूर्ण होता है। इन सब के लिए कूलाम का नियम महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो ये कूलाम के नियम का महत्व या विद्युत बल का महत्व देखा, वो भी सब महत्व थे, लेकिन वो उसमें कुछ लिमिटेशन या कुछ उससे रिलेटेड बातें थी, ठीक है, जिसे आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। जो छोटी छोटी मोटी और महत्वपूर्ण बातें थी हमने बताया। तो आज हमने स्पेशली कूलाम का नियम पढ़ा, इससे रिलेटेड तमाम सारी बातों पे चर्चा की। मुझे आशा है कि ये बातें आपको पसंद आएगी और इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है ना। तो आज का वीडियो लेक्चर अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसका पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म, यानी कि कूलाम के नियम का, यानी कि जो विद्युत बल का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, और सुपरपोजिशन, यानी कि हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे कि ये जो फोर्स है अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है कि नहीं, और अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।